नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप? आशा करता हूँ ठीक होंगे। स्वागत है आपका अपने परिवार प्रकाश क्लासेस में। मैं आपके लिए सीटेट जो 7 जुलाई को होने वाला है उसकी तैयारी पूरी रणनीति के साथ करा रहा हूँ। वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर कर दें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। आने वाले हर एग्जाम की तैयारी प्रकाश क्लासेस के साथ बिल्कुल मुफ्त में होगी, कोई भी चार्ज नहीं भैया। मैंने इस वीडियो में 15 क्वेश्चंस ग्रामर के लिए हैं। कितने? 15 क्वेश्चंस ग्रामर के लिए हैं एंड 15 क्वेश्चंस पेडागोजिकल लिए हैं। आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कर दें, वीडियो को पूरा वॉच करें, बेहद इंपॉर्टेंट होने वाली वीडियो है। ऐसे ही क्वेश्चन आपसे पेपर में पूछे भी जाते हैं। हम कोई भी फालतू की बात नहीं करते हुए ओनली वीडियो में ओनली कंटेंट की बात करते हैं। चलिए तो बिना समय गवाए हुए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। पहला क्वेश्चन आपको जो स्टार्ट हो रहा है वो ग्रामेटिकल स्टार्ट हो रहा है, यानी पहले आपको 15 क्वेश्चंस ग्रामर के मिलेंगे, फिर उसके बाद आपको पेडागोजी मिलेंगे। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? पहला ही क्वेश्चन आपको शुद्ध मिला है, क्योंकि भैया यहाँ भी कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि वो इन चीज़ों को नहीं पकड़ पाते हैं। सेंटेंस को कैसे लिखना है, अब वो चीज़ बोल के देखिए, आप उन चीज़ों को पकड़ जाएंगे। कारक संबंधी भी ज़्यादातर गलतियां होती हैं। विद्यार्थियों को इस पुस्तक की अध्ययन उपयोगी होगी। क्या विद्यार्थियों को इस पुस्तक की अध्ययन उपयोगी होगी ये चीज़ गलत है भैया, ऐसे नहीं बोला जाता है। अगला ऑप्शन से देखते हैं। विद्यार्थियों को इस पुस्तक का अध्ययन उपयोगी होगा। इस पुस्तक का अध्ययन उपयोगी होगा ये बोलोगे क्या आप? नहीं भैया, विद्यार्थियों के लिए इस पुस्तक का अध्ययन उपयोगी होगा, यानी कि ये वाला ऑप्शन हमारा बिल्कुल सटीक है, कहने में भी अच्छा लग रहा है, लेकिन डी में क्या है? विद्यार्थियों को इस पुस्तक का अध्ययन उपयोगी होगा। ये को भैया गलत है, को गलत है। के लिए ये बेहद इंपॉर्टेंट है, ठीक है बिल्कुल। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा अल्प प्राण व्यंजन है? ब, ठ, भ या फ? अल्प प्राण व्यंजन क्या होते हैं मैंने आपको बताया, देखिए पीछे वीडियो में मैंने भी बताया है, अब भी मैं बता रहा हूं। आपके वर्ग होते हैं, एक का वर्ग होता है, ठीक है, का वर्ग होता है। का में क्या क्या होता है? का में देखिए मैं लिख देता हूं, खा, फिर गा, फिर घा, फिर अगा, ठीक है, ये आपके होते हैं। फिर चा वर्ग आता है, चा में भी आपके ये चीज़ें होती हैं, ठीक है। फिर कौन सा आता है? टा वर्ग आता है आपका, टा वर्ग में भी चीज़ें होती हैं, ठीक है। फिर टा के बाद कौन सा आता है? ता वर्ग आता है, ता वर्ग आता है आपका, ता के बाद आपका आ जाता है पा वर्ग, पा वर्ग आ जाता है, ठीक है। आप बिल्कुल समझिए ध्यान से, अल्पप्राण महाप्राण से क्वेश्चन आपके पूछे ही जाते हैं, ठीक है। ये वर्ग में मैंने डिवाइड कर दिया, वर्ग में मैंने डिवाइड कर दिया। ये पहला वर्ग है, दूसरा, तीसरा, चौथा और भैया ये वाला आ जाता है पांचवा वर्ग, ठीक है। तो अल्प प्राण क्या होते हैं? जिनको बोलने में कम मुंह खुले, कम मुख से वायु निकले, उनको हम अल्प प्राण कहते हैं। जैसे का आप बोलेंगे, का, ग और अंगा, तो इनको बोलने में आप कम मुंह खोल रहे हैं, कम हवा निकल रही है। तो आप देखिए पहला और तीसरा और पांचवा वर्ग, पहला और तीसरा पांचवा वर्ग जो हो जाएगा वो आपका अल्प प्राण हो जाएगा। और महाप्राण 2 और 4, यानी महाप्राण क्या होते हैं? जिनको बोलने में ज़्यादा मुंह खुले और ज़्यादा वायु निकले, तो ये महाप्राण होते हैं। 2 और 4 कौन से हो जाएंगे? महाप्राण हो जाएंगे, महाप्राण, ठीक है साथियों, बिल्कुल। और 1 और 3, 5 आपके हो जाएंगे अल्प प्राण। इस क्वेश्चन का क्या राइट आंसर हो जाएगा अब आपको बताना है, ठीक है। यानी कि बा आपका क्या आता है? बा देखिए आपका किस में आता है? तो बा आपका कहीं ना कहीं क्या हो जाएगा? यही आपका अल्प प्राण हो जाएगा, ठीक है साथियों। ठा, भा, फा ये आपके दूसरे में आते हैं, और दूसरा मैंने आपको क्या बताया? ये आपका महाप्राण है। आशा करता हूं समझ में आ रहा होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, स्क्रीनशॉट लीजिए फिर आगे बढ़ते हैं भैया। अगला क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द घर का पर्यायवाची नहीं है? व्योम, गृह, निलय, निकेतन।
यानी कि गृह जो है, निलय जो है और निकेतन है, ये आपके घर के पर्यायवाची हैं। लेकिन व्योम, कमेंट कीजिए साथियों, क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। बिल्कुल देखिए, गृह, निलय, निकेतन ये सभी घर के पर्यायवाची हैं, लेकिन जो व्योम है भैया वो आपका घर का पर्यायवाची नहीं है। व्योम किसका है? अंतरिक्ष का है। किसका? अंतरिक्ष का है। अंतरिक्ष हो गया, अंबर हो गया, क्या भैया? अंबर हो गया, नभ हो गया, ये किसके? व्योम के पर्यायवाची शब्द हैं। ये आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। पर्यायवाची से भी आपके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है। बिल्कुल, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। अगला क्वेश्चन क्या है? अधिसूचना का प्रकाशन कहाँ होता है? समाचार पत्र में, राजपत्र में, सूचना पत्र में, या इनमें से कोई नहीं। अधिसूचना का प्रकाशन कहाँ से होता है ये आपको बताना है। अधिसूचना, बिल्कुल कमेंट करना है। अधिसूचना का जो प्रकाशन होता है वो राजपत्र से होता है। अब बच्चे कहेंगे कि राजपत्र क्या होता है? तो जो सार्वजनिक जो पत्र होता है, पत्रिका होती है, जो भारत सरकार का अधिनियम कानून पेश करती है, उसको ही जो कानूनी दस्तावेज होता है उसी को कहीं ना कहीं हम राजपत्र कहते हैं। यानी इसमें हमारा वी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है साथियों। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं भैया। बाधा डालना मुहावरे का अर्थ क्या है? पाला पड़ना, रोड़ा अटकाना, वरस पड़ना, या दांतों तले जीभ लाना। बेहद इंपॉर्टेंट है। मैं मुहावरे को पहचानने की ट्रिक बताऊंगा आपको 3 लोकोक्तियां दी जाएंगी, एक मुहावरा दे दिया जाएगा भैया, और आपसे पूछा जाएगा कि इसमें से मुहावरा कौन सा है। अगर जो आपका सेंटेंस दिया हुआ है उसमें लास्ट में ना आ जाए, क्या ना आ जाए, तो वो आपका कहीं ना कहीं क्या हो जाता है? मुहावरा हो जाता है। तो ये बाधा, मैं अभी इस टाइम वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं भैया, ठीक है। अगर कोई भी मेरे पास में आ जाए और आके मुझसे डिस्टर्ब करने लगे तो वो कहीं ना कहीं मेरे जो रिकॉर्डिंग होगी उसमें बाधा डालेगा। तो इसी को क्या कहते हैं? रोड़ा अटकाना भी कहते हैं। यानी बाधा डालने का अर्थ होता है रोड़ा अटकाना, ठीक है साथियों। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं भैया। अगला क्वेश्चन, को और के लिए किस कारक के चिन्ह होते हैं? को और के लिए, ठीक है, किस कारक के चिन्ह हैं? क्या संबोधन, अपादान, संप्रदान, करण कारक। मैंने पीछे वीडियो में ये अच्छे तरह से समझाया है, प्लेलिस्ट बना रखी है, आप प्लेलिस्ट को वॉच करें। मैं उसकी लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। कारक आपके कितने प्रकार के होते हैं? 8 प्रकार के होते हैं। 8 प्रकार के बहुत अच्छे से मैंने कारक समझाए हैं। तो बिल्कुल, अपादान क्या होता है? के लिए होता है, ठीक है। लेकिन ये सिर्फ के पूछा है, को और के किसका है? तो ये कहीं ना कहीं आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल संप्रदान कारक हो जाएगा। संप्रदान के लिए यानी दान करना है भैया, तो संप्रदान कारक आएगा, ठीक है। बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, वीडियो को पूरा वॉच करें। अगला क्वेश्चन, उद्देश्य और विधेय किसके अंग होते हैं? रचना, शब्द, वाक्य, अर्थ। अब देखिए, मैं एक सेंटेंस लिखता हूं, राम राम खाना खाना खाता है, राम खाना खाता है। तो कमेंट कीजिए क्या होगा? उद्देश्य क्या होता है? जिसके बारे में जो कहा जाए वही भैया उद्देश्य, और जिसके बारे में जो कहा जा रहा है, ठीक है, वो आपका क्या होता है? विधेय। तो राम खाना खाता है, खाना कौन खा रहा है? राम। तो राम के बारे में बताया जा रहा है, तो ये कहीं ना कहीं आपका उद्देश्य हो गया। क्या? उद्देश्य हो गया। और खाना खाता है, ये आपका क्या हो गया? विधेय हो गया। ये आप समझ गए होंगे। तो ये क्या है? सेंटेंस है, यानी वाक्य के पार्ट है भैया ये आप समझ जाना। बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, आप वीडियो को पूरा वॉच करें। 15 क्वेश्चंस पेडागॉजी और 15 क्वेश्चंस आपके ग्रामेटिकल हैं। अब अगला क्वेश्चन आता है, भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। भाव क्या होते हैं? जिसमें हमारे या किसी वस्तु के भाव प्रदर्शित हों उसको भाववाचक कहते हैं, ठीक है। तो क्या दिशाएं आपकी भाववाचक नहीं है? परिमाण है कहीं ना कहीं। पशु पक्षी आपके क्या हैं?
बिल्कुल संज्ञा है। आभूषण क्या है, ये भी संज्ञा है, ठीक है। लेकिन गुण जो और दोष जो होते हैं आपके, वो कहीं ना कहीं भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन, महेश काली पतलून पहनकर खेलने आया में विशेषण क्या है। विशेषण क्या होते हैं, किसी की अगर विशेषता बता दी जाए तो वह विशेषण होता है। जैसे कि कहा जाए प्रकाश क्लासेस ईमानदार है भैया, ईमानदार है, ये आप ठीक है जानते हैं। तो प्रकाश क्लासेस कैसा है, ईमानदार है, कहीं ना कहीं कैसा, ईमानदार है भैया, ये आप समझ गए होंगे मैंने जो आपको बोला है, ठीक है। तो आप अब बताइए, बिल्कुल, तो इसमें क्या हो जाएगा, कमेंट करेंगे जरा आप, बिल्कुल क्या होगा राइट आंसर। वेरी गुड, यानी कि महेश काली पतलून पहनकर खेलने आया है, महेश पतलून पहनकर खेलने आया है, लेकिन मैंने कह दिया काली पतलून, तो काली क्या हो गई, पतलून की विशेषता हो गई, ठीक है साथियों। यानी आप समझ गए होंगे 9 नंबर का राइट आंसर सी करेक्ट हो जाएगा। हम छोटी सी वीडियो लेकर आते हैं, आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, हर एग्जाम की तैयारी बिल्कुल मुफ्त में होगी। अभिधा शब्द शक्ति में व्यंग्यार्थ प्रकट होता है, लक्ष्यार्थ प्रकट होता है, वाचार्थ प्रकट होता है, या विचित्र अर्थ प्रकट होता है, कमेंट करना है आपको। बिल्कुल, जो बाहर से आवाज़ आ रही है उसको इग्नोर करना है, सॉरी साथियों इसके लिए। क्या होगा राइट आंसर 10 नंबर का, बिल्कुल। अभिधा क्या होता है, जरा एक बार कमेंट करना। किसी शब्द का सामान्य अर्थ में प्रयोग होना उसको हम अभिधा कहते हैं, किसी शब्द का सामान्य रूप में प्रयोग होना अभिधा कहलाता है। जैसे सिर पर चढ़ाना, कोई वस्तु को उठाकर सिर पर रखना, ये आपका अभिधा कहलाता है। तो ये वाचार्थ प्रकट होता है, यानी कि वाचिंग में आता है, ये आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन, पर्यक शब्द का तद्भव रूप क्या होगा। तद्भव क्या होता है, तद्भव संस्कृत से, ऐसे शब्द जो संस्कृत से उठकर हिंदी में बदल करके प्रयोग हो रहे हैं उनको कहीं ना कहीं तद्भव शब्द कहते हैं। जैसे मैंने कहा अग्नि, अग्नि भैया, अग्नि क्या है आपका, कहीं ना कहीं अग्नि जो है आपका वो हो जाएगा, क्या हो जाएगा, अग्नि, अग्नि आपका तत्सम हो जाएगा, तत्सम। लेकिन अग्नि का रूप क्या है, आग है, तो आग आपका क्या हो जाएगा, ये तद्भव हो जाएगा। तो पापड़, पलंग, पर्यंत या पहल, कमेंट करना है आपको 11 नंबर का राइट आंसर। बिल्कुल क्या हो जाएगा, पलंग जो हो जाएगा वो आपका तद्भव रूप हो जाएगा, ठीक है साथियों। बिल्कुल अगला क्वेश्चन, पर्यक शब्द का तद्भव रूप क्या होगा। सॉरी ये रिपीटेड क्वेश्चन हो गया है, इसके लिए बेहद सॉरी भैया, पलंग होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, अनुस्वार किसे कहा जाता है। व्यंजन के बाद आने वाली ध्वनियाँ, स्वर के साथ आने वाली ध्वनियाँ, स्वर के बाद आने वाली नासिक ध्वनियाँ, स्वतंत्र रूप से उच्चारित ध्वनियाँ। अनुस्वार, बिल्कुल कितने होते हैं अनुस्वार, 5 होते हैं आपके, ये आप ध्यान रखना, कितने होते हैं, 5 होते हैं। कौन कौन से होते हैं वो आपको मैं बता रहा हूँ। एक आपका अंगा होता है, और एक आपका उआ होता है, और एक आपका अणा होता है, और एक आपका ना होता है, और एक आपका मा होता है, ठीक है। तो ये फिलहाल क्या होते हैं अनुस्वार, तो ये आपके स्वर के साथ आने वाली ध्वनियाँ होती हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन, ऋ स्वर नहीं है, ऋ स्वर नहीं है, कृपा में, रिवाज में, दृष्टि में या कृष्ण में, कमेंट करना है आपको। ऋ भी आपका एक स्वर है, बिल्कुल। कृपा में यानी कि जो स्वर होता है, ऋ होता है, उसकी मात्रा क्या होती है, नीचे ऐसे लटकी होती है, टा बना दिया मैंने, सॉरी, ये होती है, ठीक है। तो ये कृपा यानी ऋ आ रहा है इसमें, दृष्टि में भी आ रहा है, दृ, आप बोल के देखिए, कृष्ण, कृष्ण इसमें भी आ रहा है। लेकिन रिवाज में कहीं ना कहीं आपका जो है वो ऋ स्वर नहीं आ रहा है, ठीक है। वीडियो आपको कैसी लग रही है एक बार कमेंट जरूर करें। लेकिन इतने सारे लोग इस वीडियो को वॉच कर रहे हैं, किसी ने भी वीडियो को लाइक नहीं किया भैया। जिसका मन दूसरी तरफ हो के लिए एक शब्द होगा, मनन, वेद्यायन, मनवा या अन्यमनस्क, क्या होगा, अन्यमनस्क।
जिसका मन दूसरी तरफ हो भैया, अभी मैं पढ़ा रहा हूँ, आपका मन कहीं अंत है, तो इसको क्या बोलेंगे आप? बिल्कुल क्या बोलेंगे? बेध्यान बोलेंगे भैया, उसका ध्यान कहीं अंत है। समझ गए ना? तो ये 15 क्वेश्चंस आपके ग्रामेटिकल पूरे हुए। अब हम आगे जो क्वेश्चंस लेकर आ रहे हैं वो आपके पेडागोजिकल हैं। आगे देखिए पेडागोजिकल क्वेश्चंस क्या हैं। बिल्कुल निम्नलिखित में से कौन सा हिंदी शिक्षण में भाषा शिक्षण का एक महत्वपूर्ण पहलू है? आपको हिंदी का शिक्षण कराना है बच्चों के लिए, तो उसमें से बहुत अच्छा पहलू आप कौन सा निभाएंगे? क्या रट कर याद कराना है बच्चों को? रटना एनसीएफ 2005 बिल्कुल फाउंडेशन करता है। ठीक है। व्याकरण अनुवाद, एक छोटा सा बच्चा है, व्याकरण के बारे में इतना नहीं जानता। क्या श्रुतुलेख विधि, श्रुतुलेख का मतलब क्या होता है? लिखना। क्या ये बिल्कुल एक बार कमेंट करेंगे, सुनकर लिख लेगा क्या बच्चा? नहीं। लेकिन संचारी दृष्टिकोण जो होता है ये बेहद इंपॉर्टेंट होता है। संचारी दृष्टिकोण का मतलब क्या होता है? भाषा सीखने के लिए सफलतापूर्वक वास्तविक अर्थ को संप्रेषित करने के माध्यम को कहीं ना कहीं आपका संचारी दृष्टिकोण कहते हैं। ठीक है, बिल्कुल। अगला क्वेश्चन, हिंदी भाषा शिक्षण के संदर्भ में बोलचाल शब्द का तात्पर्य किससे है? लिखित संचार, औपचारिक भाषण, रोजमर्रा की बातचीत या वाद विवाद और चर्चा करना। तो हिंदी भाषा शिक्षण के संदर्भ में जो बोलचाल शब्द का तात्पर्य है ये आपका कहीं ना कहीं किससे संबंधित है? ये औपचारिक भाषण से संबंधित है। औपचारिक भाषाएं जो क्या होती हैं? भाषाएं दो प्रकार की होती हैं, एक अनौपचारिक और एक औपचारिक। अनौपचारिक भाषा जो होती है वो आपकी घर और जो आपके समाज में प्रयोग की होती है उसको अनौपचारिक कहते हैं। औपचारिक जो चार दीवारों के अंदर रह के बात की जाती है भैया, जैसे स्कूल में कामकाजी भाषा, ये आपकी कहीं ना कहीं औपचारिक भाषा आती है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, हिंदी भाषा शिक्षण में कहानी कहने का क्या महत्व है? बिल्कुल, आप हिंदी के टीचर हैं, आप बच्चों को कहानी सिखा रहे हैं, कहानी सुना रहे हैं, तो उसका आपका क्या एम होगा, क्या मतलब होगा, ये आपको बताना है। लेखन कौशल विकसित करता है क्या? पढ़ने की समझ को बढ़ावा देता है क्या? सुनने के कौशल और शब्दावली को बढ़ावा देता है या व्याकरण के नियमों पर जोर देता है? जब बच्चे को आप कहानी सुनाएंगे तो वह कहीं ना कहीं उन चीज़ों को सुनेगा, सुनने की कौशलता को बढ़ाएगा और शब्दावली यानी जो शब्द भंडार है उसको भी बढ़ाएगा। ठीक है, यानी हमारा 3rd नंबर का राइट आंसर सी करेक्ट हो जाएगा। एक बार कमेंट जरूर करेंगे कि वीडियो आपको कैसी लग रही है। अगला क्वेश्चन, हिंदी भाषा की कक्षाओं में उच्चारण सिखाने के लिए कौन सी विधि सर्वाधिक प्रभावी है? अलगाव विधि, अनुकरण विधि, व्याकरण अनुवाद विधि या प्रत्यक्ष विधि? तो इसमें जो भाषा सिखानी है आपको वो कहीं ना कहीं अनुकरण विधि है। अनुकरण विधि का मतलब क्या होता है? जब हम बच्चे के सामने कोई भी क्रियाएं करते हैं तो बच्चा हूबहू उन्हीं चीज़ों को दोहराने लगता है, तो उनको कहीं ना कहीं क्या कहते हैं? हम अनुकरण विधि कहते हैं। ठीक है साथियों। अगला क्वेश्चन, हिंदी भाषा कक्षाओं में मल्टीमीडिया के उपयोग का प्राथमिक लक्ष्य क्या है? मनोरंजन, शिक्षक केंद्रित शिक्षा, छात्रों की सहभागिता और समझ को बढ़ाना, शिक्षकों के लिए कार्यभार कम करना। जो मल्टीमीडिया से आप बच्चों को पढ़ा रहे हैं, प्रोजेक्ट दिखा रहे हैं, उनके क्या एम है ये आपको कमेंट करना है। तो कहीं ना कहीं ये क्या राइट आंसर होगा? कमेंट कीजिए, कमेंट कीजिए क्या होगा राइट आंसर। बिल्कुल क्या हो जाएगा? छात्रों की सहभागिता और समझ को बढ़ावा देना, कहीं ना कहीं मल्टीमीडिया का प्रयोग किया जाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भाषा मूल्यांकन के संदर्भ में हिंदी शिक्षण शास्त्र में रचनात्मक मूल्यांकन का उद्देश्य क्या है? रचनात्मक मूल्यांकन का क्या उद्देश्य होता है? क्या योगात्मक मूल्यांकन करना, अंतिम परिणामों का आकलन करना, निरंतर प्रतिक्रिया और सुधार या ग्रेडिंग और रैंकिंग? कमेंट। बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। प्ले लिस्ट बना रखी है, आपको प्ले लिस्ट वॉच कीजिए हमारे चैनल पर विजिट करके और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बिल्कुल 6 नंबर का राइट आंसर आपका निरंतर प्रतिक्रिया और सुधार राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन,
छात्रों के बीच हिंदी भाषा के प्रवाह को बढ़ावा देने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी एक प्रभावी रणनीति है? शब्दावली सूचियों को याद रखना, मौन पढ़ाना या समूह चर्चा और रोल प्ले करना, व्याकरण अभ्यास। देखिए पैडागोजिकल आपको सॉल्व करना है तो पॉजिटिव माइंड के बारे में सोचिए, पॉजिटिव माइंड से रहिए और पॉजिटिव चीज़ें सीखिए, ये आपको बेहद इंपॉर्टेंट लगेंगी। समूह चर्चा और रोल प्ले अगर बच्चों से कराएंगे तो बच्चा बहुत जल्दी चीज़ों को अपने अंदर उतारेगा, बहुत जल्दी चीज़ों को सीखेगा। समझ गए ना आप? अगला क्वेश्चन क्या है? हिंदी भाषा शिक्षण में सांस्कृतिक संवेदनशीलता की क्या भूमिका है? भाषा सीखने के लिए अप्रासंगिक प्रभावी शिक्षण में बाधा समझ और प्रशंसा को बढ़ाता है, भाषा अधिग्रहण में बाधा आती है। कमेंट। भाषा सीखने के लिए अप्रासंगिक होगा क्या? सांस्कृतिक संवेदनशीलता क्या होगा? राइट आंसर 8 नंबर का। बिल्कुल, जो सांस्कृतिक संवेदनशीलताएं जो होती हैं वो समझ और प्रशंसा को बढ़ावा देती हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है? हिंदी कक्षाओं में भाषाई खेलों को शामिल करने का क्या महत्व है? समय बर्बाद करने वाली गतिविधि रचनात्मकता और आलोचनात्मक सोच को प्रोत्साहित करता है। यानी हमें सबसे सटीक आंसर यही दिख रहा है, क्योंकि जो रचनात्मकता होता है और आलोचनात्मकता होता है उस सोच को बढ़ावा देता है कहीं ना कहीं। ठीक है, अगला क्वेश्चन। हिंदी भाषा शिक्षण के संदर्भ में पठन शब्द का क्या अर्थ है? पठन का मतलब जानते ही हैं, पढ़ना। तो इसमें क्या माइंड लगाना, यानी पढ़ना हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल। अगला क्वेश्चन देखिए, हिंदी भाषा की कक्षाओं में अनुवाद की क्या भूमिका है? भाषा के प्रयोग को केवल, मैंने कहा केवल, पीछे वीडियो में मैंने कहा है कि केवल जहां दिख जाए, अगर पॉजिटिव आंसर पूछा है तो कट कर दो। सीखने के लिए अनेक भाषाओं के उपयोग को प्रोत्साहित करना हो सकता है। भाषा में क्षेत्रीय विविधता को खत्म करना, क्षेत्रीय विविधता को खत्म नहीं करना है भैया। मौखिक भाषा की अपेक्षा लिखित को भी, मौखिक को भी समझाना है। तो सीखने के लिए अनेक भाषाओं के उपयोग को प्रोत्साहित करना, यही अनुवाद की भूमिका होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन। कौन सी शिक्षण पद्धति हिंदी भाषा निर्देश में वास्तविक जीवन की स्थितियों और संदर्भ के उपयोग पर जोर देती है? व्याकरण अनुवाद विधि, प्रत्यक्ष विधि, परिस्थितिजन्य भाषा शिक्षण या श्रव्य भाषिक पद्धति? 12 नंबर का राइट आंसर क्या होगा? बिल्कुल, जैसी बच्चे के सामने परिस्थिति आए और उस भाषा को समझ ले तो यही कहीं ना कहीं वास्तविक जीवन की स्थितियों और संदर्भ के उपयोग पर जोर देती है। कौन सी भैया? शिक्षण पद्धति निर्देश वाली। ठीक है, अगला क्वेश्चन। हिंदी भाषा शिक्षण के संदर्भ में कहानी लेखन का क्या महत्व है? कहानियों को याद करना नेगेटिव है, निबंध लिखना भी नहीं, कहानी सुनाना क्या? कहानियों का अनुवाद करना। बिल्कुल, कहानी लेखन का मतलब कहानी सुनाना। ठीक है साथियों, ये भी हमारा निगेटिव है, अनुवाद नहीं कराना बच्चों से। अगला क्वेश्चन। हिंदी भाषा कक्षाओं में दृश्य सामग्री के उपयोग का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? जो आप चीज़ें बच्चों को दिखाते हैं, किसी की तस्वीर दिखाते हैं, तो वो उसका क्या एम्स है, क्या मतलब है? शिक्षक के कार्यभार को कम करना क्या? सौंदर्य अपील को बढ़ाना, समझ और प्रतिधारण का समर्थन करना या पारंपरिक शिक्षण विधियों को बदलना? तो ये कहीं ना कहीं समझ को बढ़ावा देता है, यानी वो बच्चा उन चीज़ों को अपने माइंड में बिठा के रख लेता है अगर हम कोई भी चीज़ उसे दिखाते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का। कौन सा दृष्टिकोण व्याकरण नियमों के स्पष्ट शिक्षण और हिंदी भाषा कक्षाओं में उनके अनुप्रयोग पर केंद्रित है? कार्य आधारित भाषा शिक्षण, संचारी भाषा शिक्षण, व्याकरण अनुवाद विधि या परियोजना आधारित विधि? जहां व्याकरण नियम की बात की जाए वहां व्याकरण अनुवाद विधि राइट हो जाती है। ये वीडियो आपको कैसी लगी एक बार कमेंट जरूर करना। वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर कर दें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। आने वाले हर एग्जाम की तैयारी बिल्कुल प्रकाश क्लासेस के साथ मुफ्त में होगी। जय हिंद साथियों।